हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म कर दिया है और हमारे थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव मास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, अगर आप अपनी लाइफ के जनरली केस से बिलोंग करते हो तो एक्टिव मास का मतलब, अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट हो ना, अगर किसी क्लास में आप बैठे हो तो आप क्लास में बैठ के कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो क्लास अटेन कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप एक्टिवली हो, वही उस टाइम पे आपका एक्टिव मास होता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो क्लास में बैठ के मस्त क्लास कर रहे हैं और उनका जो दिमाग है वो फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है, बट उनका कंसंट्रेशन जो है, उनका ब्रेन है, वो कहाँ लगा हुआ है? वो सोच रहे हैं कि भाई शाम को मस्त न्योता का पूड़ी खाने जाना है, ठीक है। तो अब वो अपनी 100% कंसंट्रेशन से क्लास में नहीं बैठे हैं, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन तो होगा बट 100% नहीं है। तो एक्टिवली अगर उनका एक्टिव मास चेक किया जाए उस टाइम पे, तो वो जितना एक्टिव क्लास में होंगे वही उनका उस टाइम पे एक्टिव मास होगा। तो वही यहाँ पे एक्टिव मास बोला जा रहा है। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो एक्टिव मास कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कितना एक्टिव मास प्रेजेंट है। एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन क्या होता है? हमारा जो हमारी मोलैरिटी होती है वही हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो वही कह रहा है किसी भी रिएक्टेंट का एक्टिव मास उसका कंसंट्रेशन होता है और उसको एक्सप्रेस्ड हम मोल्स पर लीटर यानी बोल सकते हैं मोलरिटी में एक्सप्रेस करते हैं। और किस में करते हैं? अगर वो गैस मॉलिक्यूल है तो उसको हम एक्टिव मास प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या क्या है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कैसे होता है? इस बॉक्स में, जो बॉक्स है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो कंसंट्रेशन ये बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिव मास हम एक कंसंट्रेशन में डिनोट करते हैं, एक प्रेशर में। कंसंट्रेशन में कब दिखाते हैं? जब हमारा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में हो, जब हमारा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में हो या तो एक्वस फेज में हो, तब कंसंट्रेशन में दिखाएंगे। और जब हमारा मॉलिक्यूल गैसियस फेज में होगा तो हमारा प्रेशर में एक्टिव मास को दिखाएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पता ही क्या होता है? कंसंट्रेशन का मीन्स होता है हमारा मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम पर लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी हमारा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और जो एक्टिव मास है सॉलिड का और प्योर लिक्विड का वो वन होता है। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज वन। नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन का, लिक्विड का, प्योर लिक्विड नहीं, ठीक है, प्योर लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड का तो वन है। लिक्विड फेज में है, एक्वस फेज में है, गैसियस फेज में है, उनका एक्टिव मास मतलब वो 100% कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट जो सॉलिड होता है, प्योर लिक्विड होता है, उनका कंसंट्रेशन 100% होता है, इसलिए हम उसको वन मानते हैं। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी स्टैब्लिश्ड व्हेन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन ऑकर। म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन ऑकर का मतलब क्या होगा? कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन होने से, रिवर्सिबल रिएक्शन होने से कुछ भी इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम होने के लिए रेट बराबर होना चाहिए, अपोजिट, ठीक है, दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम होने से वो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं? नहीं। कंसंट्रेशन सेम हो या ना हो, लेकिन हमारा क्या सेम होना चाहिए? रेट सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है कि वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शंस बिकम इक्वल। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब ही तो रेट होता है ना। वेलोसिटी बोलो या तो रेट बोलो, ठीक है। तो रेट ऑफ म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन बिकम इक्वल मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूचुअल दोनों का रेट बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में आता है। तो शायद ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला तो ये गलत है, और हमारा सही कौन सा है? ये, ठीक है। और नीचे वाला ऑप्शन जब हमारा एक सही होगा तो ये तो गलत ही होगा। टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी एक्टिव मास इन मोल पर लीटर व्हेन 0.85 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। ओके,
तो यहाँ पे आपको NaCl का गिवन मास दे दिया है और बोला है कि NaCl का एक्टिव मास क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है क्या कि जो हमारा एक्टिव मास होता है, जो हमारा एक्टिव मास है वो एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन ही हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ही हमारा मोलैरिटी है, मोलैरिटी है। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है मोलैरिटी का, क्या पढ़ा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट हमारा तो NaCl है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और वॉल्यूम किस में दिया गया है? ml में दिया गया है। ml में दिया गया है तो उससे क्या होता है? हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अभी तक तो हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। हमारे पास मोल्स तो है नहीं, हमारे पास तो गिवन मास है। तो गिवन मास अपन मोलर मास होता है। गिवन मास हमारा 0.585 दिया गया है। मोलर मास निकाल लेते हैं हम। मोलर मास कैसे निकालेंगे? Na का क्या होता है? 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा? 58.5। ये हो गया मोलर मास। अब निकालते हैं। तो मोलर मास, पहले गिवन मास कितना है हमारा? गिवन मास है हमारा 0.585 अपान 58.5। और कितना दिया गया है? वॉल्यूम 100 दिया गया है। वॉल्यूम 100 दिया गया है, ml में है। और अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करो या तो नीचे डिवाइड करो। तो हमने नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको वापस से चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 0.585 अपॉन 58.5, ठीक है, इनटू में 1000 ऊपर गया और 100 नीचे बचा, ठीक है। तो हमारा कट गया ये, देखो इससे ये कट गया, ऊपर 10 बचा। ऊपर 10 बचा तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 5.85 अपान 58.5 कट के कितना हो जाएगा? ये जाएगा 10 अपॉन 100। इट मीन्स क्या आ जाएगा? 0.1। ऑप्शन है क्या 0.1? ठीक है, हाँ, पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे मोलरिटी निकालना था। तो जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनके लिए मोलरिटी निकालना बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। कौन दिया है इसको? तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे इन 1864, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है? ये कह रहा है कि जो रेट है, जो हमारा रेट है रिएक्टिंग स्पीसीज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। तो जिस रिएक्टिंग स्पीसीज का रेट वो उसी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या है? इच रेज टू पावर दियर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज के जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसके पावर में चला जाएगा। तो पहले समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दे दिया गया है, a + b = c + d, ठीक है। a का जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो स्मॉल a है, b का स्मॉल b है, c का स्मॉल c है और d का स्मॉल d है। देखो a b c d ये क्या है? ये इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला था? लॉ ऑफ मास एक्शन बोला था कि जो रेट होगा रिएक्टिंग स्पीसीज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन के, और उसके स्टोइकोमेट्री उसके पावर में जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रिएक्टिंग स्पीसीज का। मतलब अब हम फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है। तो जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और स्मॉल ए स्मॉल बी ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि ये इसका स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री उसके पावर में चला गया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी था। अब इसका साइन हटा तो हमारा कांस्टेंट आ गया। अब रेट की बात कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट भी आएगा वो भी रेट में ही होगा। तो फॉरवर्ड है तो इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर
फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ आ गया। सेम चीज़ हमारा बैकवर्ड के लिए होगा कि रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, फॉर बैकवर्ड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीसीज, किसका, बैकवर्ड का, प्रोडक्ट का, और उसके स्टोइकियोमेट्री उसके पावर चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारा कांस्टेंट आ गया, जो कि कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वह कंडीशन जहाँ पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो के एफ है और इसके बाद हमारा रिएक्टेंट है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या निकाला है आपने, आपका के बी है और प्रोडक्ट है। तो उन दोनों को बराबर कर दिया गया, उनके रेट को बराबर कर दिया गया। तो के एफ ए बी इक्वल टू के बी सी डी, ये हो गया हमारा। अब क्या किया, इसको हमने असेंबल कर लिया। असेंबल कैसे किया, के एफ के बी को इस साइड भेज दिया, के एफ अपन के बी हो गया, एंड हमारा जो रिएक्टेंट था उसको इस साइड सेंड कर दिया गया, तो वो हमारा रिएक्टेंट नीचे आ गया। तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे P अपन R कर दिया है, आप इसको C अपन D एंड A अपन B नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा के एफ अपन के बी क्या है, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। वो किसके बराबर हो गया, वो एक नया टर्म आ गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये उसका बहुत सा बड़ा सा डेफिनेशन दे दिया है जो एनसीईआरटी का था, तो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब हम समझते मेनली हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन क्या था, हमारा रिएक्शन वही सेम है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी उनका स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। अब हमने एक नया टर्म देखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, सी और डी प्रोडक्ट है, तो सी का कंसेंट्रेशन इनटू डी का कंसेंट्रेशन, और उनके स्टोइकियोमेट्री में स्मॉल सी स्मॉल डी अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट में ए का कंसेंट्रेशन है और बी का कंसेंट्रेशन है, और उनके पावर में उनका स्टोइकियोमेट्री है। तो ये हम लिखना सीखे हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो अभी तक हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पढ़ रहे थे वो अलग अलग कंडीशन में उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी भी बोलते हैं, के बी भी बोलते हैं, और के एक्स भी बोलते हैं। कब कैसे बोलते हैं, ठीक है। के सी किस कंडीशन में बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जब आपका मॉलिक्यूल, जो आपका रिएक्शन है, वो मॉलिक्यूल्स अगर किस फेज में होंगे, अगर वो एक्वस फेज में है या लिक्विड फेज में है, तो उस समय हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो हम के सी से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला सेम होगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। के बी कब यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसका मतलब जब अब आपका रिएक्शन में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे, तब आप उनका कंसंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में, उनका एक्टिव मास प्रेशर के फॉर्म में यूज करोगे, और उसका फॉर्मूला भी सेम होता है, के पी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन ले लिया, यहाँ पे आपने प्रेशर ले लिया, ठीक है। अब एक नया टर्म आया है के एक्स, ये के एक्स नहीं, ये काई बोलते हैं, ये मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन आपने क्लास एटॉमिक मोल चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। मोल चैप्टर में पढ़ा है आपने। इसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा तो हम यहाँ पे के एक्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए भी सेम फार्मूला है, क्या है हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया है। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा ही है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम रिलेशन देखते हैं, के पी एंड के सी के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन पे जाने से पहले देख लेते हैं ये रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, यही ए बी सी डी वाला सेम रिएक्शन लेंगे। उसके लिए हमने के सी लिखा है और के पी लिखा है। के सी क्या लिखा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब सी का कंसंट्रेशन इंटू डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। के पी के लिए भी प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं पूरा रिलेशन, तो रिलेशन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है, ये हमारा आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है, गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। ये इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हमारा आइडियल गैस लॉ से इक्वेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इस अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम हो रहा है हम उसको नीचे सेंड कर दिए। पी वी इक्वल टू एन आर टी था, वॉल्यूम को नीचे सेंड किया, एन हमारा मोल है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड टी टेम्परेचर है, ठीक है। वॉल्यूम को हमने नीचे सेंड किया तो क्या हो गया, मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या बोल रहे थे, मोलैरिटी बोल रहे थे, और मोलैरिटी को ही हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एन अपॉन वी को हमने मोलैरिटी या तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में सी लिख दिया, तो पी इक्वल टू सी आर टी हो गया, पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। अब कंसंट्रेशन को हम बॉक्स में लिखना सीखे हैं कि कंसंट्रेशन को हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को बॉक्स में लिखना सीखे थे, तो अब हमने प्रेशर को अलग अलग टर्म में लिखना सीखा, ठीक है। तो ये प्रेशर नॉर्मली था, प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। अब प्रेशर फॉर ए, ठीक, ए क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर फॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। कंसंट्रेशन के जगह पे मैंने ए का कंसंट्रेशन लिख दिया, बी के लिए प्रेशर लिखना सीख गए, बी के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन की जगह बी लिख दिया, सी के लिए सी लिख दिया, डी के लिए डी लिख दिया, ठीक है। अब के पी आपको लिखने पता ही है, क्या आता है सर के पी, के पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ पी, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ठीक है। अब देखो पी सी क्या था, पी सी प्रेशर ऑफ सी है, और प्रेशर ऑफ सी का फॉर्मूला आपने ऊपर क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। तो बस इन्हीं की जगह पे हम इनका वैल्यू रख देंगे, पी सी पी डी पी ए पी बी की जगह पे ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर आते हैं, देखते हैं। तो के पी इक्वल टू क्या हुआ, के पी इक्वल टू था प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ सी की जगह पे हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी, यही लिखो, ये वाला यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखा। प्रेशर ऑफ सी की जगह पे हमने सी आर टी लिख दिया। अब इनके पावर में सी था, तो अब पी प्रेशर ऑफ सी के होल पावर सी था, और प्रेशर ऑफ सी की वैल्यू ये पूरी है, तो इनके भी पावर सी हो गया और इसके भी पावर सी हो गया, ठीक है। डी के लिए इसके पावर भी डी और इसके पावर भी डी, सेम नीचे भी इसके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ऊपर वाले केस में देखिए तो आर टी कॉमन है, तो हमने सी डी को एक तरफ कर दिया और आर टी को एक तरफ कर दिया। तो पहला क्या ले लिया, पहले सी डी अपॉन ए बी, ठीक है। आर टी को कॉमन ले लिया। अब आर टी में देखो यहाँ पे बेस कॉमन है, बेस कॉमन है बट हमारा स्टोइकोमेट्री डिफरेंट है, और बेस कॉमन होता है स्टोइकोमेट्री डिफरेंट होता है, तो उनकी स्टोइकोमेट्री ऐड होती है। तो आर टी लिखा और उनकी स्टोइकोमेट्री को जोड़ दिया, सी प्लस डी कर दिया, अपॉन में ए बी लिख दिया, ठीक है, सही है। और यहाँ पर भी हमारा दो बेस कॉमन था, तो आर टी को कॉमन ले लिया और उनके स्टोइकोमेट्री को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप नीचे आते हैं, के पी इक्वल टू, अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये के सी के बराबर है। याद है के सी क्या होता है, के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो के सी की वैल्यू यहाँ पे के सी लिख दिया हमने, और आर टी जो था आर टी लिखा है, बट अब जो ए प्लस बी नीचे था ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ऊपर जाता तो निगेटिव होता है ना भाई, तो ए प्लस सॉरी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और ये क्या है, यही हमारा डेल्टा एन जी हो गया। ये जो पूरी वैल्यू आई है ये क्या है, डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी आपने क्या देखा, डेल्टा एन जी क्या है, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ही है ना भाई, स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री जो पावर में है तो मोल्स ही है, ठीक है। तो हमने
डेल्टा एन जी निकालना सीख लिया। तो हमारा एक नया फॉर्मूला आया रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी आपने प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा क्या होता है। डेल्टा एन जी क्या है कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जो भी गैसेस मॉलिक्यूल होंगे सिर्फ उन्हीं के मोल्स को लेना है, प्रोडक्ट वालों को सम करना है और उसमें से सम ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल्स को घटा देना है। ठीक है, तो अब इसको डेल्टा एन जी निकालना पहले देख लेते हैं कैसे निकलता है डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मैंने तो लिया, हाँ ठीक है। डेल्टा एन जी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि N2 जो कि गैस में है, 3H2 ये भी गैस में है और ये 2NH3 बना रहा है जो कि हमारा कौन सा रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा तीनों के तीनों गैसेस में है। अब क्या करना है हमको डेल्टा एन जी निकालने के लिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2 मोल है। रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 1 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट ऑल आर इन द गैसियस फेज, तभी उसको काउंट करेंगे वरना काउंट नहीं करेंगे। तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, तो डेल्टा एन जी क्या आ गया, -2 आ गया। एक और एग्जांपल देख लो, PCl5 जो कि गैस में है, PCl3 गैस में है, Cl2 भी गैस में है, यहाँ पर भी सबके सब गैस में है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 2, दो प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट कितना 1 है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एन जी मिस्टेकन लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 है तो 2 माइनस रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट हमारा 1 है, तो इसका डेल्टा एन जी कितना हो गया, पॉजिटिव में +1 हो गया। ओके, ठीक है, तो डेल्टा एन जी आपने निकालना देख लिया। अब ऊपर चलते हैं, डेल्टा एन जी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि के पी बड़ा होगा कि के सी बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव में है मतलब 0 से बड़ी है तो के पी बड़ा होगा के सी से। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में है, 0 से छोटी है, तो हमारा के सी बड़ा होगा। और जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ जाएगी तब हमारा के पी के सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे याद होगा, कभी कभी चीज़ें रटनी पड़ती हैं बट हमको रटना नहीं, समझना है। समझेंगे कैसे, लेट्स सी। हमारा जो फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है के पी इज इक्वल टू के सी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट के सी है क्या, के पी इज इक्वल टू, के पी के सी के बराबर है क्या, नहीं, के पी के सी के बराबर सिर्फ नहीं है। के पी के सी के बराबर तब होगा जब के सी से मल्टीपल होगा, मतलब के सी से जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, आर टी। जब के सी से आर टी जुड़ेगा, आर टी डेल्टा एन जी, तब जाके के पी के सी के बराबर हो पाएगा। उसके पहले के पी क्या बोलेगा, के पी बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ, तू मुझसे बराबरी तभी कर पाएगा जब तू आर टी से खुद को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी है ना, तो के पी बोलेगा किसी से भाई अभी तू मुझसे बड़ा नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँ के पी इज इक्वल टू के सी, क्या है, क्या ऐसा नहीं है, ये रिलेशन है, ये नहीं है। तो के पी के सी के बराबर नहीं है, के पी के सी के बराबर तब हो रहा है जब के सी से आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, आर टी के सी से मल्टीप्लाई होकर के सी की वैल्यू बढ़ा रहा है कि वो के पी की बराबरी कर ले। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो आप कि जो आर टी है उसके पावर में डेल्टा एन जी है। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी मतलब 0 से बड़ी आएगी, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो वो आर टी को कुछ बढ़ाएगा, भाई पावर में है, पावर में है तो आर टी को बढ़ाएगा। जब वो आर टी को बढ़ाएगा इसका मतलब कि वो ओवरऑल के सी से मल्टीप्लाई होकर के सी आर टी दोनों बढ़ेंगे, और जब ये दोनों बढ़ेंगे इसका मतलब के पी की वैल्यू बढ़ेगी ना भाई। के पी इक्वल टू इतने हैं, ये बढ़ेंगे मिल के, इसका मतलब के पी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव में होगा इसका मतलब हम के पी बढ़ा रहे हैं। और वहीं पे जब आप के पी इज इक्वल टू के सी करिए और यहाँ पे आर टी जो है डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ निगेटिव हो जाए, मान लो 2 हो जाए। अब ये डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव हो गई तो क्या हो जाएगा, आर टी आपने छोटा हो गया, और जब आर टी छोटा हो गया तो कैसे चला जाएगा, के सी इक्वल टू 1/RT। ठीक है, अब क्या,
अब केसी बोलेगा भाई कि केपी तू मेरे बराबरी का नहीं है। क्यों? क्यों? अब तू मुझसे बराबरी तभी कर पाएगा जब ये आर टी जाके केपी से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हुआ? केपी इंटू आर टी ऊपर गया उस तरफ इज इक्वल टू के सी। ठीक है, तो के सी बोलेगा अब तुम मेरे बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम पहले आर टी से मल्टीप्लाई करो तब मेरी बराबरी कर पाओगे। इसका मतलब आप क्या समझे कि डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब हमारा के पी बड़ा होगा, और डेल्टा एन जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो क्या बढ़ाएगा? के सी बड़ा हो जाएगा। और जब डेल्टा एन जी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एन जी ज़ीरो होने का मतलब कि ये आर टी खत्म हो गया। अब ये आर टी पूरे तरीके से खत्म हो गया तब के पी के सी बराबर हो गए। ठीक है, तो वही हमारा लास्ट है कि डेल्टा एन जी जीरो किया तो के पी के सी बराबर हो गए। एक और होता है कब? जब आर टी की वैल्यू वन हो जाए, सॉरी यहाँ पे ये आर टी जीरो नहीं होगा ना, डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो होगा तो आर टी वन बचेगा हमारा। ठीक है, आर टी वन बचेगा। अगर ये आर टी जीरो हो गया तो के सी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब के पी जीरो हो गया। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आर टी की वैल्यू वन कब हो सकता है? आर टी की वैल्यू अब तो वन हो सकता है एक कंडीशन जब डेल्टा एन जीरो हो जाए, और दूसरा कंडीशन कि आर टी की वैल्यू वन करने के लिए टी इक्वल टू वन बाई आर, मतलब टेम्परेचर की जो वैल्यू हुए वो 12.18 केल्विन हो जाए। ठीक है, 12.81 केल्विन हो जाए टेम्परेचर की वैल्यू तो आर टी हमारा वन हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की दो वैल्यू मैंने लिखी है जो दोनों यूज होती है। एक है 0.0821 जिसको आप सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए 1/12 लिख सकते हो। इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम। और एक है हमारा 8.314 जिसकी यूनिट है जूल पर केल्विन। ओके, अलग अलग कंडीशन में आपको इसको यूज करना है। उसके बाद रिलेशन हो गया के पी के सी का। सेम रिलेशन हमारा के पी और के एक्स के साथ है। ठीक है, जैसे वहाँ पे के पी इक्वल टू के सी था, यहाँ पे के पी इक्वल टू के एक्स है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? बोला कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दिया गया है। तो के एफ इज इक्वल टू कितना दिया है? 2.38 इंटू 10⁻⁻4। और के बी कितना दे दिया गया है? 8.15 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, पूछा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हमको याद है, क्या याद है सर? के सी इज इक्वल टू रेट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट किसका? बैकवर्ड का। वैल्यू दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। कितना है ऊपर? 2.38 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन नीचे कितना दिया गया है? 8.15 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको हम? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2.3 है तो हम इसको ना डेसिमल एक इधर लेकर आते हैं, 23.8 करते हैं। तो डेसिमल हम राइट साइड में लाते हैं तो क्या होता है? पावर एक और क्या होता है? एक पावर और नेगेटिव में ऐड होगा तो हो जाएगा 23.48 डायरेक्ट, सॉरी 23.8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। और नीचे हमारा सेम 8.15 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये तो कट गए। और देखो ये अगर 23.8 को आप 24 मान लो और 8.15 को 8 मान लो तो 8 त्रिक का 24। इट मीन्स कि ये कटने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो 3 के करीब आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 3 के करीब कौन है? सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2.92। ठीक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन अ गिवन कंडीशन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI H2I2 तीनों का कंसंट्रेशन दिया गया है। ठीक है, और क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या फार्मूला होगा हमारा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन सा है भाई? 2HI प्रोडक्ट है तो हमारा HI प्रोडक्ट है। स्टोइकोमेट्री 2 है तो उसके पावर में गया स्टोइकोमेट्री, अपॉन में रिएक्टेंट क्या क्या है? H2 और I2।
तो H2 H2 है और I2 है, इनकी वैल्यू दी गई है बिल्कुल। HI की वैल्यू क्या दी गई है, ऊपर 0.80 स्क्वायर है तो 2 बार 0.80, ठीक, ये हो गया। और नीचे क्या है 0.10 इंटू 0.10, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट तो कट गया, पॉइंट तो कट गया, ठीक है। और 0 भी काट दो आप, रुको, ठीक है। ये पॉइंट इसे दिख नहीं रहा है तो ऐसे पैक कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। 0.64 0.100, ठीक, ये कट गया, कितना बचा हमारे पास, ठीक, हो गया बराबर। अब कितना बचा 64, हमारा आंसर आ गया 64, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन, ठीक है, हाँ ये रिएक्शन दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, के पी के सी के बीच में रिलेशन लाना है ना। तो के पी के सी इज इक्वल टू के पी अपन के सी पूछा गया है, तो पहले तो हम रिलेशन लिखते हैं के पी के सी का। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ये हो गया हमारा रिलेशन हो गया। अब पहले डेल्टा एन जी निकाल लो आप। डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, पहले चेक कर लो सब के सब गैसियस हैं क्या, हाँ बिल्कुल सब गैसियस हैं। उसके बाद प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो, तो डेल्टा एन जी निकाल लो भाई पहले, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारा 1 है, रिएक्टेंट कितना है 1 1 2 है, तो कितना हो गया हमारा -1 हो गया डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 रख दो, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 रखते हैं, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी के -1 का मतलब क्या हो जाएगा कि वो नीचे चला जाएगा, तो के पी, हमको के पी अपन के सी करना, तो पहले यहाँ पे ला दो के पी अपन के सी, और आर टी की पावर -1 का मतलब 1/RT, तो 1/RT ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO आर 2 and 4, ठीक है। ये गैस इस रिएक्शन में, सॉरी ये गैस में होगा, सॉलिड में लिखा गया है, ये गैस में होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस रिएक्शन में बोला गया कि कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है, यहाँ पे CO2 होगा, ठीक है, दिया गया है। और पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस फॉर्मूला पता है हमको, क्या पता है सर, फॉर गैसियस हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारा CO ही है, तो एक ही होगा, रिएक्टेंट एक ही होगा, बिकॉज की सॉलिड का होता नहीं है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर CO और नीचे CO2, और इसका स्टोइकियोमेट्री इसके पावर में 2 गया, ओके। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है CO की, CO की वैल्यू दी गई है 4 स्क्वायर अपन CO2 की वैल्यू कितनी गई है 2 दी गई है, कितना आ जाएगा 16/2, 2 8 जा 16, आंसर 8 दिया गया क्या, हाँ दिया गया है बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू सो मच।